चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट। 4 मिनट लेट हो चुकी है। जल्दी से आप क्लास में सभी बच्चे जुड़ जाएं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आप लोगों को मिल रही है? चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट। 4 मिनट लेट हो चुकी है। जल्दी से आप क्लास में सभी बच्चे जुड़ जाएं। आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, सभी बच्चों को माँ सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आज से हम डेली शाम में क्लास लेंगे, 7 दिन बचा हुआ है, उसी के हिसाब से 7 सेट हमने तैयार किया है। और इसी 7 सेट का आप लोगों का चलिए, सभी बच्चों को माँ सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आज से हम 7 दिन 7 सेट हम लोग पढ़ेंगे, और गारंटी है कि उसी में से क्वेश्चन, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी में से रहेंगे। और जैसा कि जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उनको पता है कि बार बार हम फिजिक्स का कौन सा चैप्टर का गाना गाते हैं, और गारंटी है कि उसी में से क्वेश्चन, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी में से रहेंगे। और जैसा कि जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उनको पता है बार बार हम फिजिक्स का कौन सा चैप्टर का गाना गाते हैं। चलिए, तो आज जो है आप लोगों को हम एसी चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे। वैसे तो हम 3 चैप्टर बोलते हैं, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे बहुत सारे चैप्टर से। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तीनों को मिला देंगे तो लमसम 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हम चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिस ना हो। इसलिए कुछ ऐसे चैप्टर भी आगे पढ़ा देते हैं जिसका क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हम लोग आते हैं, वो है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए इसका क्या आंसर होगा। जो आंसर होगा बताना है आप लोगों को कि इस क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कल कोचिंग जो है 8 बजे आना है, क्लास 12 को। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपका एसी चैप्टर का है, और इसमें से आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें से ये जो I नॉट होता है इसको प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान बोलते हैं या महत्तम मान बोलते हैं। और ये जो I है, इस I को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान। और ये जो ओमेगा नॉट, ओमेगा टी है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फेज।
तो यहाँ पर जैसा कि मान लो कि लिखा हुआ है I इक्वल टू 20 साइन और 200 पाई टी लिखा हुआ है। ये अब इसमें से जरा देखो कितना आसान क्वेश्चन है इसमें से कि सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना होगा कि ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये होता है, ये I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी समीकरण यही आएगा। यहाँ पर I और आई नॉट की जगह पर बदल देना है। अगर वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर उसका समीकरण आएगा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी आएगा, यहाँ पे साइन के बाद ओमेगा टी के बाद टी है। तो यहाँ पर देखो ये जो भी नॉट है और यहाँ पे आई नॉट है, इस दोनों को बदल दिए और यहाँ पे भी आया तो यहाँ पर आई आया, यही ये दोनों बदल दिए। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का ये वोल्टेज समीकरण है और ये प्रत्यावर्ती धारा का जो है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण और ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। तो यहाँ पर लिखा हुआ I इक्वल टू 20 साइन 2 पाई टी। इसमें ये जो लिखा हुआ है ना 20, इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 20। इस 20 एम्पियर को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो लिखा रहा है शिखर मान, ये शिखर मान, और उसके बाद लिखा हुआ है मूल वर्ग माध्य मान, ये मान लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC और AB, AC और AB, AC AB अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण, इस दोनों का जो समीकरण है, जैसा कि आपको हमने अभी लिख भी दिया है कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें से I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं और प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब हुआ कि अगर जैसे झूला की अगर हम लोग बात करते हैं तो झूला को अगर झूला दिया जाता है और वह बाहरी अगर कोई फोर्स ना लगे तो झूला हमेशा झूलते रहेगा, लेफ्ट राइट टू एंड फ्रो करते रहेगा। तो झूला से संबंधित बात हो या कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग वाला कुर्सी उस पर बैठ के कोई जंप करता है और बाहरी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वह आदमी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यानी टू एंड फ्रो करता रहेगा। तो इस तरह की जो भी बातें होंगी यानी हमारे दैनिक जीवन में जिसका मान बढ़ता जाए, मतलब जो एक निश्चित समय अंतराल पर रिपीट करता रहेगा, तो उसका जो है निम्नलिखित मान होता है। एक होता है औसत मान या माध्य मान, एक होता है, ध्यान रखोगे, एक बोलते हैं औसत मान, एक औसत मान होता है ये, और उसके बाद होता है वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल्य मान, और तीसरा होता है शिखर मान, ये शिखर मान। तो शिखर मान किसका होगा, वर्ग माध्य मूल मान किसका होगा और औसत मान किसका होगा। हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज एक निश्चित समय अंतराल पर वो रिपीट करता रहेगा, उससे जुड़े हुए हर एक चीज का ये तीन मान होगा, औसत मान, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, दूसरा वर्ग माध्य मूल मान और तीसरा शिखर मान। यानी अल्टरनेटिंग करंट का, तो उसी प्रकार यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो प्रत्यावर्ती धारा का तीन मान होगा, प्रत्यावर्ती धारा का तीन मान होगा शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का एक शिखर मान होगा, एक होगा औसत मान या माध्य मान, औसत मान, और एक होगा वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। ये शिखर मान, औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान। अब तीनों कैसे निकालते हैं
वो हम आपको थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए तो प्रत्यावर्ती धारा का एक समीकरण बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो, अगर यहाँ पर कोई अंक मालूम हो जाए और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूछेगा, औसत मान का ये संकेत होता है, तो औसत मान पूछेगा तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 2 से गुना करेंगे और पाई से भाग देंगे तो ये औसत मान निकल जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकल जाएगा। और प्रत्यावर्ती धारा का अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं IRMS, तो जितना शिखर मान होगा उस शिखर मान में √2 से भाग दे देंगे। ये यानी औसत मान निकाल रहे हैं और शिखर मान निकाल रहे हैं, और ये दोनों मान कौन चीज से निकल रहा है, इस शिखर मान से निकल रहा है। शिखर मान को 2 से गुना करो, पाई से भाग दो, औसत मान निकलेगा। और IRMS जब निकालना होगा तो प्रत्यावर्ती धारा के मान में √2 से भाग दे दो। ये आप लोगों को भी पता है, तो उसके हिसाब से अब जरा देख लो। यहाँ पे ये है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान, और यहाँ है शिखर मान। ये तो यहाँ पे वर्गमूल माध्य मान को ही बोलते हैं हम लोग IRMS। ये और IRMS और शिखर मान का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर देखो ये IRMS है, तो यहाँ IRMS ये है, ये और ये है आपका शिखर मान। इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 1 से गुना हुआ है, गुना है तो ये इधर गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा IRMS अब बट्टा हो जाएगा I नॉट, इधर आगे आपको 1 बचा था, इधर √2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको B, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो B होगा आंसर। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात निकल गया। इसमें औसत मान की चर्चा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा देख लो। अब देखो यहाँ पे एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान पूछ रहा है। प्रत्यावर्ती एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है सो बताना है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जिस स्टूडेंट को पता है कि इसका औसत एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। क्या बात है, आप लोगों का रिवीजन नहीं है। इसका क्या आंसर होगा।
चलिए अब आंसर एक ए सही है। ए अंकुश बाबू का आंसर सही है। इसका ए आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा का, ये प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान जब पूछा जाएगा एवरेज वैल्यू, तो याद रखोगे उसका वैल्यू 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में, यहाँ पर एक गलती प्रिंट हो गया है, यहाँ पर है एक पूरे चक्र होगा, ये पूरे चक्र, एक पूरे चक्र, या इसको बोल सकते हो पूर्ण चक्र, इसको पूर्ण चक्र बोलो। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान होता है वो 0 होता है। लेकिन याद रखिएगा अगर इसी में यहाँ पर पूर्ण चक्र नहीं दे, ये पूर्ण चक्र नहीं दे और अर्ध चक्र दे, अर्ध चक्र, याद रखिएगा अर्ध चक्र, अगर अर्ध चक्र देता है तो वही आप पढ़े थे, प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान था उसको 2 से हम लोग गुना करते थे, आप पाई से भाग देते थे। तो क्या आप लोग समझे? प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका अगर एक पूर्ण चक्र में अगर पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा, औसत मान किसका, चाहे वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो, दोनों का औसत मान 0 होगा या माध्य मान 0 होगा। फिर से हम आपको समझा दें, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, दोनों का औसत मान हो या माध्य मान हो 0 आता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एक अर्ध चक्र में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप जो ये फार्मूला पढ़े थे याद कीजिए, आई एवरेज, ये जो है लिखा हुआ आपके पास ये फार्मूला, ये जो फार्मूला लिखा हुआ ये फार्मूला ये आई एवरेज का है। आई एवरेज का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, और अगर यहाँ पे भी एवरेज कर देते थे प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान रहेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को 2 से गुना कर देना, यहाँ पे 2 से गुना कर देना है और पाई से भाग देना है। 2 से गुना करके पाई से भाग देते हैं तो हमें निकलता है प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र में ये मान, और हमें यहाँ पूछ रहा है पूर्ण चक्र में। तो जैसे ही पूर्ण चक्र में पूछेगा तो याद रखोगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों का मान 0 होता है, दोनों का मान 0 होता है। हम एक बार और रिपीट आप लोगों को कर दें, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों का एक पूर्ण चक्र में, दोनों का एक पूर्ण चक्र में मान 0 होता है। लेकिन जब हम लोग व्यंजक प्राप्त किए थे आई एवरेज इक्वल टू 2I0 बाय पाई या भी एवरेज इक्वल टू 2V0 बट्टे पाई, यह तब होगा जब हमें प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र में या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अर्ध चक्र में उसका मान औसत मान पूछा जाएगा, तब ये फार्मूला होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताना है इसका क्या आंसर होगा। इसमें कह रहा है शिखर मान, शिखर मान यहां दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान दिया हुआ है और कह रहा है कि वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है VRMS कितना होगा, VRMS का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए, अभी जस्ट बोले हैं। देखिए इसका क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। VRMS बराबर, चलिए सबसे पहले एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है सी आंसर। चलिए बिल्कुल सही है सी आंसर, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अगर हमें महत्तम मान मालूम है जिसको शिखर मान कहते हैं, और हमें उसका वर्ग माध्य मान पूछेगा तो उसमें √2 से भाग दे देंगे, उसमें √2 से भाग दे देंगे, उसमें √2 से भाग दे देंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अगर हमें शिखर मान मालूम हो, शिखर मान मालूम हो, अभी VRMS जब पूछे तो उसमें हम √2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है ये शिखर मान ε0, ये ε0 है, इसमें √2 से भाग दे देंगे
तो हमें हो जाएगा VRMS का वैल्यू। अगर हमें यहाँ पर कहता प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान डॉग है, डॉग, और तब कहता कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का VRMS बताइए, तो उसमें √2 से भाग दे देंगे। यानी जो भी उसका शिखर मान होगा उसमें √2 से भाग देंगे, उसमें जो भी शिखर मान होगा उसमें √2 से भाग देंगे, जो भी शिखर मान होगा उसमें √2 से भाग देंगे। तो हमें प्रत्यावर्ती धारा रहेगा तो प्रत्यावर्ती धारा का IRMS निकलेगा। अगर वोल्टेज होगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का VRMS यानी वर्ग माद मूल मान ज्ञात होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 नंबर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता यानी शिखर मान आपको दे दिया है, शिखर मान दे दिया है 440 वोल्ट, और इसकी कह रही है आभासी वोल्टता क्या है। अब आभासी वोल्टता किसको कहते हैं, दिमाग पर आप लोग जोर दीजिए और जल्दी से बताइए कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता दिया हुआ है तो इसको आभासी वोल्टता किसको कहते हैं। व्हाट इज आभासी वोल्टता, आभासी वोल्टता किसको कहते हैं, आभासी वोल्टता किसको कहते हैं। आभासी वोल्टता का कोई दूसरा नाम बताओगे तो जल्दी से टाइप करो। तो आभासी वोल्टता का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से टाइप करके बताइए। आभासी वोल्टता को दूसरा नाम क्या है। ये जो आभासी वोल्टता है इसका दूसरा नाम क्या है, आभासी वोल्टता का दूसरा नाम क्या है, आभासी वोल्टता का दूसरा नाम क्या है, आभासी वोल्टता का दूसरा नाम क्या है। आभासी वोल्टता का दूसरा नाम क्या है। चलिए समझ लीजिए, आभासी वोल्टता को ही हम लोग VRMS कहते हैं। ये VRMS प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माद मूल मान को ही हम लोग बोलते हैं आभासी वोल्टता। फिर से समझ लीजिए, हम लोगों के घर में जो बिजली आती है और हम लोग समरसेबुल में जब लाइन देते हैं, हम लोगों के घर में जो बिजली आती है ना और समरसेबुल में जो लाइन देते हैं तो उसमें एक वोल्ट मीटर है और एक आमीटर है। तो उसमें जो विद्युत धारा का जो मान हमें दिखता है, विद्युत धारा का मान वो IRMS है, और जो वोल्टेज दिखता है ना वो VRMS है, याद रखिएगा। और उसी को हम लोग अगर वोल्टेज रहेगा तो उसको बोलेंगे आभासी वोल्टता, और विद्युत धारा रहेगा तो उसको बोलेंगे आभासी विद्युत धारा, ये याद रखिएगा। यानी हम लोगों के घर में जो विद्युत धारा आती है वो शिखर वैल्यू नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा हम लोग के घर में आती है। आपको पता है हम लोग जो है बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, हीटर में लाइन देते हैं, तो वो जो विद्युत धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा है, लेकिन वो प्रत्यावर्ती धारा का IRMS वैल्यू है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वो VRMS वैल्यू है। IRMS VRMS IRMS VRMS IRMS VRMS है। क्लियर है। तो यहां पर अभी हम आपको बोले थे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान डॉग हो, अभी जस्ट बोले हैं डॉग हो, और उसका VRMS पूछेगा तो उसमें √2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर डॉग के जगह पर है 440 और उसमें √2 से भाग दे देंगे। और आपको जैसा कि पता है कि गणित में √2 नीचे नहीं रहता है, तो इसको ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे। ये तो ऊपर में आ जाएगा 440 √2 और नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 220 √2। ये आंसर आ जाएगा, जिसमें से काफी बच्चे ने जो बच्चा आंसर दिए हो उनका सही है। और आंसर देने में पीछे मत रहो, आंसर गलत होगा तो गलत होगा, ये मत समझना कि यहां पर हम बेइज्जत हो रहे हैं। समझ रहे हो। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हम जो वर्ड बोलते हैं उस पर आप लोग ध्यान रखिए। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यही हम 2 टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और जैसा कि हमने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा रहेगा तो प्रत्यावर्ती धारा का 3 मान होता है, शिखर मान, माध्य मान और वर्ग माध्य मूल मान। जिस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का 3 मान होता है उसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी 3 मान होता है, शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान
और औसत मान या माध्य मान। ये अब कब क्या निकालना है ये हम आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा का अगर शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से ही हमें औसत मान निकलता है और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से ही VRMS निकलता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताने में आप लोगों को गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। यहाँ पे कह रहा है शिखर मान, देख लीजिए शिखर मान कह रहा है, शिखर मान उसमें भी कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा, धारा का मतलब I नॉट कह रहा है, ये I नॉट कह रहा है। और यहाँ पे कह रहा है वर्ग औसत वर्ग माध्य वर्गमूल औसत मान या वर्गमूल माध्य वर्ग मान पूछता। देख लीजिए अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात पूछ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आंसर दो, क्या आंसर आएगा देख लो। और हम आपको आंसर यहाँ पर लिख भी देते हैं, खाली माइंड लगाना है थोड़ा हल्का सा। इसका क्या आंसर आएगा, IRMS का वैल्यू होता है यहाँ पर I नॉट बट्टा √2 होता है, I नॉट बट्टे √2। अब इसमें से देखिए कौन किसका मान ऊपर है और किसका मान नीचे है और क्या आंसर आएगा। चलिए अब यहां पर थोड़ा आप लोग ना बी आंसर बोल रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं, उसके अनुसार क्वेश्चन यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो बुआ, जो भी बच्चे जुड़े हो ध्यान से देखो, यहां पर देखो IRMS, इस IRMS को हिंदी में क्या बोलते हैं, IRMS को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का, देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मतलब वर्गमूल, मीन मतलब माध्य या औसत, एस का मतलब स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, वर्गमूल मतलब रूट, और उसके बाद औसत यानी मीन या एवरेज, स्क्वायर यानी वर्ग। तो ये शिखर मान है ऊपर, वर्ग औसत मान है नीचे। तो हम इसको अगर यहाँ सीधा करेंगे, देखो यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ ले आए तो क्या आएगा, IRMS बाय आएगा I नॉट बराबर आएगा आपको 1/√2। और आंसर क्या है, आंसर में है कि शिखर मान पहले है और IRMS बाद है, यानी इसको पलट दो, I नॉट बट्टे IRMS। और ये तो इसको पलटोगे √2 को तो √2/1 यानी √2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो √2 आएगा। चलिए तो काफी, इसमें से कोई बच्चा गलत आंसर नहीं दिया हो, सारे लोगों का सही है। और उसमें सिर्फ अंकुश कुमार का ही आंसर आ रहा है, बाकी लोग आप लोग क्या कर रहे हो। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर हमें बताना पड़ेगा। देखिए तो ट्राई करके ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इससे पहले हम लोग किस क्वेश्चन में बौख रहे थे, हम लोग क्वेश्चन में बौख रहे थे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान में घूम रहे थे। अब इसमें से जो है ये जो इक्वेशन दिल है ये प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन है। और ध्यान दो कि ये जो थोड़ा लिखा हुआ है ना, ये 10 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है I इक्वल टू लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। I इक्वल टू लिखा हुआ है 6 sin 100 πt। ये अब जल्दी से बताना है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति बताना है, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति। अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति देखिए कितना आंसर आएगा, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति का आंसर क्या आएगा। तो देखिए अब ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, और जैसा कि हम पीछे बताए कि I इक्वल टू है I नॉट साइन
ओमेगा टी, ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे, आई इक्वल टू आई नॉट ओमेगा टी। इसमें जो हम लोग शिखर मान, औसत मान और वर्ग माद मूल मान को क्वेश्चन बनाते थे। लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में आवृत्ति का प्रश्न है, तो अब आवृत्ति वाला फार्मूला हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आवृत्ति का फार्मूला लिख रहे हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन, अब ये ओमेगा बदल जाएगा 2 पाई एन टी। ये अब यहां पर जो लिखा हुआ है आप लोग देखो, यहां पर जो लिखा हुआ है देखो, ये जो लिखा हुआ है ना साइन के बाद, ये साइन के बाद ये जो पद लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसी को ना इस 100 पाई टी के बराबर हमेशा करेंगे तो आवृत्ति का मान निकल जाएगा। ये एन आवृत्ति है, ये एन, यानी 2 पाई एन टी को हमेशा, यानी इस साइन के आगे जो लिखा हुआ है उसको हमेशा कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इस साइन के आगे से। तो चलो तुलना करो, 2 पाई एन टी अब बराबर होगा 100 पाई टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा एन, इधर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो एन बराबर हो जाएगा 100, आई 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज, ये 50 हर्ट्ज हो जाएगा ये आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ एच जेड होगा, इस सब में एच जेड होगा, यहाँ पर भी एच जेड छूटा हुआ है और इसमें भी एच जेड होगा। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, तो अब पीछे कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अंकुश एक बार जब आंसर दे देते हो तो बार बार मैसेज मत करो, एक बार आंसर निकाल लिए अच्छी बात है, बार बार मैसेज नहीं कीजिए। तो चलिए आई इक्वल टू, तो ये है आपका शिखर वैल्यू, ये शिखर वैल्यू है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वैल्यू है। और यहाँ पे पूछ रहा है आई आर एम एस, और आपको बताया जा चुका है कि आई आर एम एस जब भी निकालो तो शिखर मान जितना रहेगा डॉग, तो डॉग में √2 से भाग दे दो, गधा तो गधा में √2 से भाग दे दो, बकरी तो बकरी में √2 से भाग दे दो। तो यहाँ पर है 60 में √2 से भाग दे दो, तो 60/√, पहला ऑप्शन आंसर सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आइए, प्रतिघात का मात्रक क्या है। प्रतिघात, देखिए प्रतिघात, ये प्रतिघात का क्या मात्रक होगा, ऐसा है मात्रक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हो, अपने मन से जवाब देना है, ऐसा नहीं कि किताब बगल में पलट करके रखो, क्वेश्चन जाएगा और उससे देखकर आंसर बताओ। नहीं आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिमाग पे जोर पड़ेगा, याद हो जाएगा। लेकिन बगल में किताब रख के आंसर बताओगे तब बेनिफिट नहीं होगा लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। चलिए आंसर सही है इसका, ये आंसर होगा प्रतिघात। देख लीजिए ये जो है ना, ये प्रतिघात का मतलब एक तरह से प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है और प्रतिघात का भी ऐसा मात्रक ओम होता है।
इमहो जो है ना, याद रखिएगा, इमहो चालकता का सह मात्रक होता है, चालकता का सह मात्रक महो होता है। और ये फराड, याद कीजिए, फराड किसका मात्रक है, जल्दी से आप लोग बताइए तो। फराड किसका मात्रक है? और एम्पियर तो जानते हो विद्युत धारा का मात्रक है। ये चालकता का मात्रक है, ये विद्युत धारा का मात्रक है, और ये फराड किसका मात्रक है, जल्दी से बताइए। और ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध या प्रतिघात, इस दोनों का मात्रक ओम होता है। तो बताइए फराड किसका मात्रक है? चलिए सही आंसर है, सी का मात्रक है। सी का मतलब कैपेसिटेंस, यानी विद्युत धारिता का मात्रक है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। फैराड। चलिए वेरी गुड। अब ग्रुप में तो बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैसेज करने में कोताही बरत रहे हो। मैसेज करने में पीछे मत रहो, जो आंसर लगे तुरंत बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए, धारतीय प्रतिघात का मात्रक बताइए जल्दी से। इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, चलिए एक ऑप्शन इसमें हम जोड़ देते हैं और यहां पर कर देते हैं डी, और इसका में आंसर लिख देते हैं नन। कह रहा है कि धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होगा? धारतीय प्रतिघात, देखिए यहां पर अगर धारिता लिखल रहता, धारिता, अगर सिर्फ धारिता लिखा रहता तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं, उसका मात्रक होता है फराड। लेकिन इसमें लिखा हुआ है धारतीय के साथ प्रतिघात लिखा हुआ है, धारतीय भी है और प्रतिघात भी है, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, समझे? एक साथ जब जुड़ा रहे तो इसका मात्रक यही ओम होगा, ओम ओम ओम। यानी फिर से समझ लीजिए, अभी जस्ट क्या पढ़े थे, ऊपर देखिए, अभी जस्ट पढ़े थे प्रतिघात पढ़े थे, और प्रतिघात को किस चीज से सूचित करते थे, याद कीजिए, जेड से सूचित करते हैं प्रतिघात को। आज जेड जो है, ये जिन लोगों को नहीं पता है याद रखिएगा, जेड दो प्रकार का होता है, जेड जो है दो प्रकार का होता है। एक है एक्सएल और एक होता है एक्ससी, याद रखिएगा। प्रतिघात दो प्रकार का होता है, एक एक्सएल होता है, एक एक्ससी होता है। एक्ससी को बोलते हैं धारतीय प्रतिघात, एक्सएल को बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात और प्रतिघात, इस तीनों का जो मात्रक होगा वो ओम होगा, याद रखिएगा। तीनों का मात्रक जो होगा वह ओम होगा। और इसी जगह यहाँ पर प्रतिघात लिखा हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा हम मिस्टेक किए हैं, ये जेड नहीं, इसको बोल सकते हो एक्स। ये एक्स दो प्रकार का होता है, सॉरी, एक्स दो प्रकार का, एक्सएल और एक्ससी। और ये जेड जो है ना, जेड का भी मात्रक ओम ही होता है, याद कीजिए, जेड का भी ऐसा मात्रक ओम ही होता है। तो अब यहां पर से देख लो, अब यहां पर देख लीजिए कि किसका किसका मात्रक ओम होता है। एक जेड का मात्रक होता है, एक एक्स का मात्रक होता है, एक एक्स एल का मात्रक होता है, एक्स सी का मात्रक होता है, और एक आर का मात्रक होता है। ये इस 1 2 3 4 5 का मात्रक ओम होता है, याद रखोगे। ये चारों का मात्रक ओम होता है। ये प्रतिरोध कैसा है मात्रक ओम, धारतीय प्रतिघात का मात्रक ओम, और प्रेरणिक प्रतिघात कैसा है मात्रक ओम, और उसके बाद प्रतिघात का ऐसा मात्रक ओम, और प्रतिबाधा का भी ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 10 नंबर देखिए, एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट में कह रहा है कि इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा का मान कितना होगा, जेड का वैल्यू। इसमें देखिए जेड का वैल्यू क्या होगा, तो याद कीजिए जेड का वैल्यू क्या पढ़ाए थे, रूट अंडर, याद कीजिए रूट अंडर क्या पढ़े थे, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जिनको नहीं पता है दिमाग पे जोड़ दीजिए, जेड बराबर पढ़े थे रूट अंडर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, अब प्लस आर स्क्वायर पढ़े थे, याद कीजिए।
ये पढ़े थे जेड बराबर पढ़े थे रूट अंडर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर से बता रहे हैं, जेड बराबर पढ़े थे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पर देख लो एल आर सर्किट है। एल आर सर्किट में क्या है कि एल वाले पद रहेंगे, आर वाले पद रहेंगे, बाकी गायब कर दो। तो बताओ एल वाला पद रहेगा तो एल वाला ये रहेगा, इसमें सी नहीं है तो इसको हटा दो और आर को भी हटा दो, सॉरी आर रहेगा तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े थे कि एक्स जो है दो प्रकार का होता है, एक पढ़े थे एक्सएल और एक पढ़े थे एक्ससी। एक एक्सएल पढ़े थे, एक एक्ससी पढ़े थे। ये जो एक्सएल लिखा हुआ है ना एक्सएल, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा एल के बराबर, याद कीजिए ये ओमेगा एल के बराबर होता है। एक्ससी जो पढ़े थे वो 1/ओमेगा सी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और आर स्क्वायर, यानी इसका आंसर डी होगा। एक्सप्लेन जो करते जा रहे हैं वो आप भी कॉपी में करते जाइए, दोबारा समय नहीं मिलेगा। मात्र 5 से 6 दिन एग्जाम का बचा हुआ है, इससे दिमाग पे जोर पड़ेगा और याद हो जाएगा, समझे। यानी एक्स बराबर एक्सएल और एक्ससी, एक्स दो प्रकार का होता है और किसका क्या मात्रक होगा नहीं मात्रक होगा सो बताना है। चलिए आज 10 क्वेश्चन ही दे देते हैं, 10 क्वेश्चन पर ही रिवीजन पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा कीजिएगा आप लोग कल जो है ना एसी सर्किट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से रिक्वेस्ट है रेडी कर लीजिएगा। कल से लाइव क्लास डेली होगा और हो सकता है तो आप लोगों को हम 2 टाइम करवाएंगे। तो आज 10 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से हम अचानक आप लोगों का क्लास लिए हैं, तो चूंकि सिस्टम जो है मेरा अप टू डेट नहीं हो रहा था, कोरोना का टाइम उस समय पढ़ाए थे, सारा चीज भूल चुके थे, बार बार रिवीजन नहीं किए, उसको मतलब जरूरी नहीं पड़ा, नहीं देखे थे। तभी आप लोग एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कल से अब रेगुलर क्लास होगा और कल फिर 8 बजे के आसपास क्लास होगा, आपको सूचना मिल जाएगी। और उसके बाद जो है ना कल से कल मतलब कल इवनिंग के बाद से 2 टाइम क्लास होगा, एक इवनिंग में क्लास होगा, एक मॉर्निंग में क्लास होगा, जिससे ऑब्जेक्टिव का टेंशन हम आपको इस 7 दिन में दूर कर देते हैं पूरी तरह से, फिजिक्स का बिल्कुल टेंशन फ्री, समझे। तो एसी सर्किट का ऑब्जेक्टिव जो है भारी भरकम रेडी मत कीजिएगा। फिजिक्स हम लास्ट दिन भी पढ़ा देंगे ना, तो भी आप 35 में 32 मारिएगा एकदम दनादन। तो इसलिए फिजिक्स का टेंशन नहीं है, बस आपको जो ऑब्जेक्टिव समझ में आवे एसी सर्किट का जो किताब बोले हुए हैं उससे आप रिवीजन करके आइएगा। कल उसके आगे पढ़ाएंगे। कल जो क्लास है वो आप लोगों को 8 बजे होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को गुड नाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी कितना टाइम हो रहा है वो समझिए रहे हो। तो अभी कम से कम 7 दिन को अपना बना लो। अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 1.5 या 2 घंटा भी पढ़ लो और मॉर्निंग में 2 घंटा याद करने वाला पढ़ो। नहीं तो उसके बाद क्या होगा आपको शायद पता होगा या नहीं, पता तो जरूर होगा, उतना नहीं पता होगा। ठीक है, तो कल क्लास 8 बजे से है, आइए कल 8 बजे